ऐसा लग रहा है कि ये कुछ बुरा सपना दिखा। एक वो दौर था जब जया प्रदा को देखते ही सिनेमा घरों में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती थी। सत्यजीत रे जैसे महान डायरेक्टर ने उन्हें भारतीय सिनेमा का सबसे खूबसूरत चेहरा कहा था। लेकिन दोस्तों, किस्मत का खेल देखिए, जिस चेहरे पर पूरी दुनिया फिदा थी, उसी चेहरे ने बंद कमरों में सबसे ज्यादा आंसू बहाए। आज का अर्जुन, शराबी और तोहफा जैसी सुपरहिट फिल्में देने वाली जया प्रदा का ग्लैमरस सफर जितनी तेजी से आसमान पर पहुंचा, उतनी ही तेजी से विवादों की खाई में गिर गया। आखिर क्या वजह थी कि करोड़ों की मालकिन होने के बावजूद उन्हें अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार नहीं मिला? क्यों उन्हें राजनीति के कीचड़ में घसीटा गया? आज की इस वीडियो में हम जया प्रदा की उस अनकही दास्तान के पन्ने पलटेंगे, जिन्हें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, कहानी है एक साधारण घर में जन्मी उस बच्ची की, जिसकी किस्मत ने उसे सीधे रुपहले पर्दे की रानी बना दिया। 3 अप्रैल 1962, आंध्र प्रदेश का शांत सा शहर राजमुंदरी। एक मध्यम वर्गीय तेलुगु परिवार में जन्मी उस नन्ही बच्ची का नाम रखा गया ललिता रानी। पिता कृष्णा राव तेलुगु फिल्मों के फाइनेंसर थे, इसलिए घर में अक्सर फिल्मों की बातें, कलाकारों के किस्से और सिनेमा की चमक दमक का माहौल रहता था। मां ने बेटी की प्रतिभा को जल्दी पहचान लिया था। छोटी सी ललिता को डांस और म्यूजिक की क्लास में भेजा जाने लगा। शायद मां को आभास था कि यह बच्ची साधारण नहीं है। फिर आया वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। महज 14 साल की उम्र, स्कूल का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम। स्टेज पर घुंघरुओं की मधुर आवाज के साथ ललिता नृत्य कर रही थीं। ऑडियंस में बैठे थे मशहूर निर्देशक के भी, तिलक। उनकी नजर जैसे ही उस मासूम चेहरे और आत्मविश्वास से भरे नृत्य पर पड़ी, वे ठहर गए। कार्यक्रम खत्म होते ही उन्होंने फैसला कर लिया, यह लड़की कैमरे के लिए बनी है। तिलक साहब ने अपनी फिल्म भूमि कौसम में 3 मिनट का डांस नंबर ऑफर किया। परिवार पहले झिझका। आखिर एक छोटी सी बच्ची को फिल्मों में भेजना आसान फैसला नहीं था, लेकिन आखिरकार हां हो गई। और सोचिए, उस 3 मिनट के डांस के लिए उन्हें मिले सिर्फ 10 रुपये, पर वही 10 रुपये उनके भविष्य के करोड़ों के साम्राज्य की पहली नींव बन गए। कैमरे के सामने जैसे ही ललिता रानी ने कदम रखा, वो सिर्फ एक डांसर नहीं रहीं, वो बन गईं जया प्रदा। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर भारतीय सिनेमा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। साउथ सिनेमा में सफलता के झंडे गाड़ने के बाद साल 1979 में जया प्रदा ने हिंदी सिनेमा की दुनिया की ओर कदम बढ़ाया। फिल्म थी सरगम, और यह कदम सिर्फ एक डेब्यू नहीं, बल्कि एक धमाका साबित हुआ। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही और जया प्रदा रातों रात पूरे देश की धड़कन बन गईं। उनकी मासूमियत, भावपूर्ण अभिनय और नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 80 का दशक आते आते जया प्रदा इंडस्ट्री की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली अभिनेत्रियों में गिनी जाने लगीं। अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और जितेंद्र तक हर बड़ा सितारा उनके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहता था। हर फिल्म हिट, हर गाना सुपरहिट और हर जगह सिर्फ एक ही नाम, जया प्रदा। लेकिन शोहरत के इस चमकते आसमान में एक और सितारा था जो उतनी ही तेजी से चमक रहा था, श्रीदेवी। दोनों साउथ से आईं, दोनों की उम्र लगभग बराबर, दोनों बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली, और दोनों ही नंबर 1 की कुर्सी पर बैठना चाहती थीं। पर्दे पर जब ये दोनों साथ आती थीं, जैसे तोहफा में, तो बॉक्स ऑफिस पर जादू छा जाता था। दर्शक दीवाने हो जाते थे। लेकिन कैमरे के पीछे कहानी बिल्कुल अलग थी। कहा जाता है कि इनके बीच की दूरी इतनी गहरी थी कि सेट पर भी दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती थीं। फिल्म मवाली और कुछ लोग कहते हैं तोहफा के दौरान कि शूटिंग में हालात इतने ठंडे थे कि सह कलाकारों ने सुलह करवाने की ठान ली। जितेंद्र और राजेश खन्ना ने एक दिन दोनों को एक ही मेकअप रूम में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगाकर। सोचा 2-3 घंटे साथ रहेंगी तो बर्फ पिघल जाएगी। लेकिन जब 2 घंटे बाद दरवाजा खोला गया तो सेट पर सन्नाटा छा गया। दोनों कमरे के अलग अलग कोनों में बैठी थीं, चेहरे दूसरी दिशा में, और बीच में खामोशी।
एक शब्द तक नहीं बोला गया था। ये सिर्फ प्रोफेशनल कंपटीशन नहीं था, ये एक ठंडी जंग थी जो सालों तक चली। जया प्रदा के लिए ये मुकाबला सिर्फ फिल्मों का नहीं, भावनाओं का भी बन चुका था। धीरे धीरे इस लगातार तुलना और प्रतिस्पर्धा ने उनके मन को थकाना शुरू कर दिया और शायद यहीं से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी। दोस्तों, पर्दे पर सब कुछ चमकता हुआ दिखता है, लेकिन उस चमक के पीछे कितनी तपिश होती है ये बहुत कम लोग जानते हैं। बॉलीवुड में सफलता तो मिल चुकी थी, लेकिन जया प्रदा का सफर आसान नहीं था। साउथ से आई इस प्रतिभाशाली अभिनेत्री को हिंदी का एक शब्द तक नहीं आता था। सेट पर जब डायरेक्टर निर्देश देते तो कई बार उन्हें समझ ही नहीं आता कि करना क्या है। गलतियां होती, डांट पड़ती और कभी कभी तो सीन दोबारा तिबारा करना पड़ता। लेकिन जया हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने खुद को कमरे में बंद किया, हिंदी की किताबें उठाईं, डायलॉग लिख लिख कर याद किए। धीरे धीरे उन्होंने न सिर्फ भाषा सीखी बल्कि अपनी फिल्मों की डबिंग खुद करना भी शुरू कर दिया। यह सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं, एक जिद्दी योद्धा की कहानी थी। फिर आया साल 1986, उनके करियर का सुनहरा दौर। हिट फिल्में, नाम, दौलत, शोहरत, सब कुछ उनके कदमों में था। और तभी एक सुबह उनके घर पर इनकम टैक्स का बड़ा छापा पड़ा। उस छापे ने जैसे सब कुछ हिला कर रख दिया। अचानक से बैंक बैलेंस, संपत्तियां सब जांच के घेरे में आ गए। वो जया जो कल तक इंडस्ट्री की टॉप स्टार थीं, आज कानूनी और आर्थिक संकट में घिर चुकी थीं। सबसे दर्दनाक बात क्या थी? इतने सालों तक जिनके साथ काम किया, जिनके साथ हिट फिल्में दी, जिनको दोस्त कहा, उस मुश्किल वक्त में कोई आगे नहीं आया। यही वो पल था जब उनकी जिंदगी में एक नया किरदार एंट्री करता है, श्रीकांत नाहटा। कभी कभी मुश्किल वक्त इंसान को उस कंधे के करीब ले आता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। एहसान, सहारा और भावनात्मक जुड़ाव, इन सब ने जया को श्रीकांत के बेहद करीब ला दिया। और शायद उसी भावनात्मक कमजोरी में वो यह भूल बैठी कि यह इंसान पहले से किसी और का पति है। यहीं से उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने आगे चलकर कई सवाल, कई विवाद और कई चर्चाएं जन्म दी। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होता है जया प्रदा की जिंदगी का सबसे दर्दनाक अध्याय। 22 फरवरी 1986 तारीख वही थी जब जया ने श्रीकांत नाहटा से शादी कर ली। बाहर से सब कुछ एक खूबसूरत कहानी जैसा लग रहा था। संकट के समय सहारा देने वाला इंसान और उसी से जीवन भर का साथ। लेकिन इस रिश्ते में एक ऐसा सच छिपा था जिसने आगे चलकर जया की जिंदगी को अंदर तक झकझोर दिया। श्रीकांत पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी चंद्रा थीं और 3 बच्चे भी। प्यार में डूबी जया ने शायद उस वक्त इस सच्चाई को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन समाज और कानून इतनी आसानी से आंखें बंद नहीं करते। बिना पहली पत्नी को तलाक दिए हुई यह शादी हमेशा सवालों के घेरे में रही। जया ने अपनी मांग में सिंदूर तो भर लिया, लेकिन उन्हें कभी वह वैध दर्जा नहीं मिला जिसकी हर पत्नी हकदार होती है। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात तब सामने आई जब शादी के बाद भी श्रीकांत के अपनी पहली पत्नी से रिश्ते खत्म नहीं हुए। यहां तक कि जया से विवाह के बाद भी उनकी पहली पत्नी के साथ उनका एक और बच्चा हुआ। सोचिए उस महिला पर क्या बीती होगी जो करोड़ों दिलों की धड़कन थी, लेकिन अपने ही घर में खुद को पराया महसूस करती थी। बाहर की दुनिया में वो सुपरस्टार थीं, रोशनी, कैमरा, तालियां, शोहरत, लेकिन निजी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं देख पाता था। करोड़ों की संपत्ति, अपार प्रसिद्धि और बेमिसाल खूबसूरती होने के बावजूद जया प्रदा कभी मां नहीं बन सकी। उन्होंने कई इंटरव्यू में मां बनने की अपनी अधूरी ख्वाहिश का जिक्र किया। उनकी आवाज में एक ऐसी टीस साफ झलकती थी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं। एक औरत जिसने पूरी दुनिया को मुस्कुराहट दी, लेकिन अपनी जिंदगी में एक ऐसा खालीपन लेकर जीती रही जिसे शायद वो खुद भी कभी भर नहीं पाई। शादी के बाद सच्चाई धीरे धीरे साफ होने लगी। श्रीकांत नाहटा अपने पहले परिवार के साथ ही रहने लगे और जया प्रदा अपने आलीशान घर में अकेली रह गईं। बाहर से वो महल रोशनी से जगमगाता था, बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, दीवारों पर अवार्ड्स और दरवाजे पर इंतजार करती मीडिया, लेकिन अंदर एक सन्नाटा था। एक औरत के लिए इससे बड़ा दर्द क्या हो सकता है कि पूरी दुनिया उसे चाहती हो, लेकिन उसके अपने घर में उसे मां कहने वाली कोई आवाज न हो। जया ने मां बनने के लिए हर संभव कोशिश की, उम्मीदें लगाईं, दुआएं मांगी,
लेकिन किस्मत शायद अब भी उनकी परीक्षा ले रही थी। और फिर उन्होंने एक फैसला लिया, दिल से, रिश्ते से नहीं। अपनी ममता को जीने के लिए जया प्रदा ने अपनी सगी बहन के बेटे सिद्धू को गोद लेने का निर्णय लिया। यह सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया नहीं थी, यह उनके टूटे हुए दिल का सहारा था। उन्होंने सिद्धू को सिर्फ पाला नहीं, उसे अपने जीवन का केंद्र बना लिया। उसकी पढ़ाई, उसकी परवरिश, उसके सपने, सब कुछ जया की दुनिया बन गया। वक्त बीतता गया। जब सिद्धू की शादी हुई तो जया ने हर रस्म में एक मां की तरह हिस्सा लिया। मेहंदी से लेकर विदाई तक हर पल में उनकी आंखों में वही चमक थी जो एक सगी मां की होती है। खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन दिल का रिश्ता बहुत गहरा था। जिस खालीपन ने सालों तक जया को भीतर से तोड़ा था, उसी खालीपन को इस बच्चे ने भरने की कोशिश की। शायद जिंदगी ने उन्हें सब कुछ दिया, नाम, दौलत, शोहरत, लेकिन मां बनने का सुख उन्हें अपने तरीके से कमाना पड़ा। निजी जिंदगी में मिले धोखे और अकेलेपन ने जया प्रदा के भीतर बहुत कुछ बदल दिया था। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बनानी शुरू कर दी। कैमरों की चमक अब उन्हें पहले जैसी सुकून नहीं देती थी। साल 1994 में आंध्र प्रदेश के दिग्गज नेता एन.टी. रामाराव के कहने पर जया ने एक नया रास्ता चुना, राजनीति का। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की। शुरुआत उम्मीदों से भरी थी। जनता उन्हें पसंद करती थी, उनकी लोकप्रियता राजनीति में भी काम आ रही थी। लेकिन जैसे फिल्मों में प्रतिस्पर्धा थी, वैसे ही राजनीति में साजिशें और गुटबाजी थी। जल्द ही उनका मतभेद चंद्रबाबू नायडू से हो गया और फिर जया ने दक्षिण से उत्तर का रुख किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति, जहां दांव और भी बड़े थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। यहां उन्हें सहारा मिला पार्टी के कद्दावर नेता अमर सिंह का। अमर सिंह ने उन्हें रामपुर से चुनाव मैदान में उतारा। रामपुर एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा जहां हर कदम सोच समझकर रखना पड़ता है। जया प्रदा चुनाव लड़ी और जीत गईं। वो सांसद बनी, लेकिन असली संघर्ष यहीं से शुरू हुआ। रामपुर की राजनीति उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थी। यहां उनकी सीधी टक्कर हुई पार्टी के ही एक और ताकतवर चेहरे आजम खान से। यह सिर्फ राजनीतिक मतभेद नहीं था, यह एक खुली जंग बन चुकी थी। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी, सार्वजनिक मंचों पर कटाक्ष। रामपुर की राजनीति धीरे धीरे व्यक्तिगत संघर्ष में बदल गई। फिल्मों की नायिका अब राजनीतिक अखाड़े में अकेली योद्धा बन चुकी थी। और यह लड़ाई किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं, बल्कि असली जिंदगी की कड़वी सच्चाई थी। इन दोनों की दुश्मनी भारत की राजनीति के सबसे काले अध्यायों में गिनी जाती है। जया प्रदा ने खुलेआम आरोप लगाया कि आजम खान उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। 2009 के चुनावों के दौरान जया प्रदा ने रोते हुए मीडिया को बताया कि आजम खान ने उनकी गलत तस्वीरें पूरे रामपुर में बंटवाई हैं। एक इंटरव्यू में जया प्रदा ने दर्द छलकते हुए कहा था, एक वक्त ऐसा था जब मैं इस कदर टूट गई थी कि मैं सुसाइड करना चाहती थी। अगर उस वक्त अमर सिंह जी ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। विवाद यहीं नहीं रुका। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब जया प्रदा ने बीजेपी ज्वाइन की और रामपुर से चुनाव लड़ा, तब आजम खान ने एक भरी रैली में बिना नाम लिए जया प्रदा पर एक बेहद शर्मनाक और भद्दी टिप्पणी की थी। एक महिला जिसने भारतीय सिनेमा को अपना जीवन दिया, उसे सरेआम राजनीति के मंच पर जलील किया गया। राजनीति में जब आजम खान और बाकी लोग जया प्रदा को नोच रहे थे, तब अमर सिंह वो इकलौते इंसान थे जो ढाल बनकर उनके आगे खड़े थे। लेकिन दोस्तों, हमारा समाज एक औरत और मर्द की दोस्ती को कभी आसानी से नहीं पचा पाता। जल्द ही मीडिया और राजनीतिक गलियारों में जया प्रदा और अमर सिंह के अफेयर की झूठी और गंदी अफवाहें उड़ने लगीं। लोग उनके कैरेक्टर पर उंगलियां उठाने लगे। इन बातों ने जया को अंदर तक छलनी कर दिया था। एक इंटरव्यू में अपने आंसुओं को रोकते हुए जया प्रदा ने जो कहा, वो आज भी हमारे समाज के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा था, अमर सिंह जी मेरे गॉडफादर हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त बचाया जब मैं मर जाना चाहती थी। लेकिन लोगों की सोच इतनी गंदी है कि अगर मैं आज उन्हें राखी भी बांध दूं, तब भी ये दुनिया हमारे रिश्ते पर सवाल उठाना बंद नहीं करेगी। अमर सिंह के निधन के बाद जया प्रदा राजनीति में पूरी तरह से अकेली और अनाथ हो गईं। जिंदगी के थपेड़ों से लड़ती जया प्रदा के लिए बुरा वक्त खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो इंसान अपनी जिंदगी में इतनी लड़ाइयां लड़ चुका हो, सोचिए
उसे उस वक्त कैसा लगा होगा जब 61 साल की उम्र में उसे जेल की सजा सुना दी गई। दरअसल जया प्रदा चेन्नई में एक सिनेमा हॉल की पार्टनर थीं। यह थिएटर सालों पहले बंद हो गया था। थिएटर के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि जया प्रदा और उनके पार्टनर्स ने कर्मचारियों की सैलरी से ESI एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस का पैसा तो काटा, लेकिन उसे सरकारी बीमा निगम में जमा ही नहीं कराया। एक अभिनेत्री जिसने अपने जमाने में करोड़ों रुपए कमाए, वो चंद रुपयों के इस कानूनी विवाद में ऐसी फंसी कि कोर्ट ने उन्हें सीधे जेल की सजा सुना दी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस सजा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी, लेकिन इस एक घटना ने उनकी बची खुची साख पर भी गहरा दाग लगा दिया। जिंदगी में इतने धोखे, कोर्ट कचहरी और बदनामी के बावजूद जया प्रदा ने कभी काम करना नहीं छोड़ा। जब फिल्मों से किनारे हो गईं, तो उन्होंने 2018 में टीवी की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने परफेक्ट पति नाम के सीरियल से अपना टीवी डेब्यू किया, जहां उनके किरदार को बहुत पसंद किया गया। इसके अलावा वो आज भी रीजनल सिनेमा यानी मराठी और बंगाली फिल्मों में गेस्ट अपीयरेंस या छोटे रोल करती नजर आती हैं। सोचिए, जिस हीरोइन ने एक जमाने में अमिताभ और जितेंद्र जैसे सुपरस्टार्स के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्में दी, वो आज अपनी पहचान को जिंदा रखने के लिए छोटे पर्दे पर काम करने से भी नहीं कतराती। यही एक सच्चे कलाकार की पहचान होती है। हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, उन्होंने कैमरा फेस करना नहीं छोड़ा। जया प्रदा की ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। जया प्रदा का जीवन उस मोमबत्ती की तरह रहा जो दूसरों की महफिल रोशन करने के लिए खुद धीरे धीरे पिघलती रही। दोस्तों, जया प्रदा की इस दर्दनाक कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि समाज ने उनके साथ इंसाफ किया? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक ऐसी ही अनकही कहानियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।